नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। और आज जिस सवाल पर चर्चा, वो सवाल कि क्या इस देश में राजनीतिक नक्शा और जातीय सियासत वाकई बदलने वाली है। हम क्यों ये बात कर रहे हैं, एक रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत। संसद में आज का भी दिन हंगामेदार रहा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने विरोध मार्च निकाला। लेकिन हंगामे की इसी तस्वीर के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच 50 मिनट तक मुलाकात की खबर भी है। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन बिल पर सरकार विशेष सत्र बुला सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिजिजू ने बिल लाने के लिए कांग्रेस से सहयोग मांगा और कांग्रेस समेत विपक्ष को विशेष सत्र का प्रस्ताव दिया। सरकार ने बताया कि वो 16, 17, 18 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहती है। बैठक के बाद किरण रिजिजू ने सकारात्मक नतीजे की उम्मीद जताई। हालांकि राहुल गांधी के गृह मंत्री के बयान की मांग और लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहने की भी खबर आई। What is the purpose of the special session? Parisiman bill. Therefore, I think the person who has to deal this pilot the delimitation bill, he is not even coming to the parliament. He is hiding somewhere else. In this building, he is there. परिसीमन बिल से देश का राजनीतिक नक्शा बदल जाएगा। सीटों का नया बंटवारा हुआ तो देश की चुनावी राजनीति का गणित बदल सकता है। कई राज्यों की सियासी ताकत बदल सकती है और पार्टियों को जातीय सामाजिक समीकरणों की भी नए सिरे से सेट करना पड़ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या देश के सबसे बड़े सूबे यूपी का जातीय समीकरण भी बदलने वाला है। ये सवाल इसलिए क्योंकि आज अखिलेश ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए अपने कोर फॉर्मूले पीडीए की परिभाषा बदल दी। 27 के लिए पीडीए में पंडित की एंट्री करा दी। दावा किया कि सरकार के लोग ब्राह्मण समाज के पीछे पड़े हैं। तो पलटवार में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल को ही ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार का दौर बता दिया। पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीडीए है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं। सर्वाधिक अत्याचार अनाचार यदि ब्राह्मण समाज पर हुआ है तो समाजवादी पार्टी के रिजीम में ही हुआ है। और जब आप फुटेज देखिएगा तो इनके जो बिल्लेदार लोग हैं, जो ठप्पेदार लोग हैं, पार्टी कार्यकर्ता, वही नजर आएंगे। एक भी व्यक्ति समाज से नजर वहां नहीं आएगा। यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक को किंग मेकर माना जाता है और अब अखिलेश सीधे ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे सियासी खेल में एक और बड़ा सवाल है कि अखिलेश का ये नया पीडीए प्रयोग बीजेपी के मजबूत हिंदुत्व और सनातन वाले नैरेटिव के आगे कितना टिक पाएगा। बड़ा सवाल ये भी कि पीडीए में पी पंडित तो फिर पिछड़े कहाँ गए, दलित कहाँ गए। यहीं से सबसे बड़ा सवाल निकलता है, क्या यूपी में 27 की लड़ाई हिंदू वोट को एकजुट रखने की होगी या हिंदू वोट के भीतर टुकड़ों में हिंदू की नई सियासी लड़ाई देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनिल झा हैं आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक भी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मनोज यादव जी आपसे करता हूँ। और मसला चूंकि यूपी से अधिकांश लोग यहाँ पर हैं तो वहीं से शुरू कर लेता हूँ। आपने पिछड़े दलितों को छोड़ दिया। अब ये तो आप आरोप लगा सकते हैं और ये कह भी सकते हैं कि हमने पी से पंडित कह दिया तो पिछड़े दलितों को छोड़ दिया। ये बात बहुत पहले से कही जा रही है राकेश जी। पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक, इसके बाद आधी आबादी और जो औरतें हैं आदिवासी, और जो पिछड़ों में भी सताए हुए लोग हैं, जो दलितों में सताए हुए, जिसको हम लोग पीड़ित कहते हैं, वो तो कोई भी हो सकता है। और पी फॉर पंडित, पी फॉर प्रेस भी होता है, पत्रकार भी होता है। जो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के को भाजन बन रहा है, जिस पे अत्याचार हो रहा है, समाजवादी पार्टी अपने पीडीए में उन सब को समाहित कर रही है। और ये बात डिप्टी सीएम जी को बड़ी खराब लग रही है। वो देख रहे थे कि वहां ये लोग हैं। अरे आपको खुश होना चाहिए, आप तो ठेकेदार हो ना ब्राह्मण समाज के, लेकिन हैसियत कितनी आपकी है कि आप ब्राह्मणों पे हो रहे अत्याचार पे मुख्यमंत्री से 2 सवाल कर सको।
वो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री हो, जाके देखते हैं वहां पे वो ईंटा बजा के देखते हैं, पीडब्ल्यूडी वाला काम। अभी ईंटा भट्टा पर क्यों जा रहे हैं आप? पहले कम से कम ईंटा भट्टा वाली डिबेट थोड़ी नहीं हो रही है। ईंट भट्टे पर आप चले गए। मैं शुद्ध आपकी सियासत की बातचीत कर रहा हूं, आप ईंट भट्टे पर चले गए। मैं नहीं गया, मैं कह रहा हूं अस्पत, हम बिल्कुल कहीं नहीं गए हैं राकेश जी। मैं कह रहा हूं कि आप पहले अपना स्वास्थ्य विभाग सही कर लो, ब्राह्मण डिपार्टमेंट। अरे भैया मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैंने आपसे ब्रजेश पाठक पर सवाल थोड़े नहीं पूछा मनोज यादव जी। मैं ये पूछ रहा हूं, ये देखिए ग्राफिक्स भी जरा एक बार फिर से रख दीजिए स्क्रीन पर। ये पीडीए की कोई एक परिभाषा हो सकती है ना, ऐसा थोड़ा नहीं कि हर मोड़ पर मिलते चले हम अपनी दूसरी परिभाषा, अपना परिचय बदलते रहे, ऐसा थोड़ा नहीं होता है। आप देखिए जून 2023 से अगस्त 2026 तक कितनी आपने परिभाषा बदली है पीडीए की, कोई एक परिभाषा होगी ना भाई। नहीं तो इसमें दिक्कत क्या, समायोजन है, समाहित करने की कैपेसिटी है। यहाँ ये आप मुख्यमंत्री जी से पूछो कि वो एक जाति के मुख्यमंत्री बन के रह गए, दूसरी जात के भी मुख्यमंत्री ना बन पाए। आप उनसे पूछो। मैं ये कहूं, आप जनता को ना समझ सबके लिए हैं मनोज यादव जी, आप जनता को नासमझ मत समझिए। आप पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपका नारा अपनी जगह सही है, भगवान आप देते रहिए, आपकी पॉलिटिक्स को सूट करे तो। नहीं नहीं, देखिए एक बात पाठक जी, आप माफ करिएगा राकेश जी, मैं आपसे कह दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी समायोजन की बात करती है। तमाम सारे लोग जो इस प्रदेश में पीड़ित हैं, वो पंडित हैं, अगर पीड़ित हैं तो उनके साथ भी होगा। क्यों अत्याचार किया नहीं पता है? मुसलमानों के बाद मैं पूछ लेता हूं काउंटर अगर इस प्रदेश में किसी मैं विजय भाई के पास जाऊंगा, ब्राह्मण का, मैं उससे पहले सुरेंद्र राजपूत से भी पूछ लेता हूं। मैं राजपूत जी से भी पूछ लेता हूं। राजपूत जी, ये पीडीए की परिभाषा हर बार बदलती रहेगी तो क्या वो ठीक मानी जाए? कल पीडी मतलब पिछड़ा दलित था, आज पीडी मतलब पंडित हो गया। ये बताइए राकेश भाई, जब परिभाषा सहने वालों को, जो परिभाषा कहने वाले और परिभाषा समझने वाले दोनों को समस्या नहीं है, तो फिर मीडिया को क्या समस्या है? हम उनको पीड़ित कहें, हम उनको पंडित कहें, अब क्या किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप हमें बताओ। मतलब छोटी सी बात है, अब आप ही से हम प्रश्न पूछ रहे हैं। आज हम एंकर बन गए एक प्रश्न के लिए। आप बताओ कि दिक्कत क्या है, किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, एक तो मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है, पंडित के साथ भी हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं आपके पेट की बात नहीं कर रहा हूं। आप तो एंकर हो, आपके एडिटोरियल के पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। आप समझो, आप तो पढ़ रहे हो, आप तो हमारे दोस्त हो, लेकिन आपके जो एडिटोरियल है ना, वो जो पीछे से कहीं और से लेता है, जोशी जी के पास से, उसके पेट में दर्द हो रहा है। और उसके पेट में दर्द लाजिम है। अब सुन लीजिए, लाजिम है, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, लाजिम है उसके पेट में दर्द। उसके पेट में दर्द इसलिए लाजिम है कि भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोर, भारतीय जनता पार्टी में पंडितों को प्रताड़ित करने वाले, परम पूज्य शंकराचार्य जी को प्रताड़ित करने वाले, भगवा को प्रताड़ित करने वाले जो काल नेमी हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज की डेट में जिस तरीके से भगवा के ऊपर लगातार आतंक की लाठी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, एक वर्ग विशेष की, वो उसके खिलाफ जो ब्राह्मण समाज सड़क पर आ रहा है, उससे डर रहे हैं ये लोग। इसलिए अब ये हिंदू चढ़ावा चोरी में 60,000 साल तक मल के कीड़े बनेंगे। ये भाजपा के लोग, संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, जिन जिन लोगों ने चोरी की है और कराई है, तो ये यहां पर अब धर्म का श्राप और धर्म का दंड इनके ऊपर जा रहा है। इसलिए ये उल्टी सीधी बातें करवा रहे हैं। एक बात कहते हुए आगे बढ़ता हूं। आप तो भले आदमी, आप तो सब जानते हैं। नहीं, मैं सब यहां पर भले ही आदमी है। राजपूत जी आप भी बहुत भले आदमी है, करण वर्मा, सब लोग बहुत भले आदमी हैं और सभी दोस्त हैं, आप तो बहुत पुराने मित्र हैं। लेकिन एक बात कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। सर, हमारा एडिटोरियल किसी पार्टी के दफ्तर से तय नहीं होता है। हो सकता है जब आप लोगों का शासन काल रहा हो तो तय करने की परंपरा रही हो। हमारा एडिटोरियल, हमारा एडिटोरियल, मेरी बात सुनो, मेरे को कहना नहीं, मेरे को कहना नहीं चाहिए। आपके यहाँ की बात मैं पूरे नोएडा में 1-2 चैनलों को छोड़ करके जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम जोशी है, और जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले हम नहीं बोलेंगे। नहीं, आप नारेबाजी कुछ भी करते रहिए, आगे होगा ऐसे ही। आप नारेबाजी अब सुन लीजिए मेरी बात, आप नारेबाजी कुछ भी करते रहिए, पहले नहीं होता था। नहीं राजपूत जी, ये आप कुछ भी कहते रहिए, वो आपका विचार है। लोकतंत्र में सभी का विचार सामने आता है, लेकिन हमारा एडिटोरियल किसी पार्टी के दफ्तर से तय नहीं होता है, पहली बातचीत। दूसरी बातचीत है,
दूसरी बातचीत ये कहकर मैं आगे बढ़ता हूं तब फिर कि तब किसी के पेट में दर्द नहीं है, लेकिन पीडीए में अगर हर दिन परिभाषा बदलेगी, एक नारा हो कि चलिए पी मतलब पिछड़ा हो गया, दलित मतलब डी मतलब दलित हो गया, ए मतलब अल्पसंख्यक, आदि आबादी आदिवासी हो गया, या एक बार ही परिभाषा तय हो जाए, हर दिन बदलने से अच्छा है फिर ये कहिए ना कि पूरा यूपी हमारा है, सब यूपी के पीड़ित हैं, यही कहकर आगे बढ़िए, फिर उसमें अलग अलग वर्गीकरण करने की क्या जरूरत है? तो इसी पर रहिए। लेकिन एक परिभाषा अगर बार बार बदलेगी तो सवाल उठेंगे कि ये सहूलियत से बदला जा रहा है। सिर्फ दो चीजें हैं। नहीं बिल्कुल परिभाषा कोई नहीं बदल रही है। अभी सीरियसली सुन लीजिए, परिभाषा कोई नहीं बदल रही है। सामंतवादी लोग, अडानी अंबानी वाले लोग, जितने बड़े व्यापारी लोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। और इसके अलावा जो 10% को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे लोग, नल नील कोल भील पिछड़ा दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान अल्पसंख्यक और जितने पीड़ित हैं वो सारे के सारे हम लोगों के साथ में। अब इसका नारा और इसकी आता हूं, जरा उधर का भी रिएक्शन लेता हूं। अब बताइए, अगर पीडीए में विजय शर्मा ये लोग सबको लेकर आ रहे हैं तो विरोध किस बात का है? आज पंडित कह दिए, कल हो सकता है किसी और को भी कहें। राकेश जी, मुझे लगता है कि आपके यहाँ भी जो अखिलेश जी ने, एक पत्रकार ने कोई पूछ लिया था प्रश्न, तो क्या बोला था कि इनका नाम बताइए, उन्होंने कहा मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म कीजिए। इस तरह से प्रताड़ित करने वाले लोगों को आज पंडितों की, ब्राह्मणों की, शंकराचार्यों की याद सताने लगी। वो शंकराचार्य जिनको पर लाठीचार्ज करवाते थे, जो राम भक्तों पे गोली चलवाते थे, जो आज तक राम मंदिर नहीं गए, उनको सारी चीजें याद आने लगी, राम भक्त बन गए, ब्राह्मणों के हितैषी बन गए, सारा सब कुछ। ये देश भी हंस रहा होगा, उत्तर प्रदेश के लोग भी हंस रहे होंगे कि कैसे कैसे वोट पाने के लिए क्या क्या हथकंडे कर। अरे पीडीए का असली मतलब है परिवार डेवलपमेंट अलायंस। इनके परिवार में सारे लोग बैठे हुए हैं, चाहे गांधी फैमिली हो, चाहे अखिलेश जी की फैमिली हो, सारे इनके घर में सारे हैं, किसी दूसरे का तो नंबर ही नहीं है। नहीं तो आज पूछ लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी से, ये कह के दिखा दे कि मैं प्रधानमंत्री का जो दावेदार हूं, इनके यहाँ कोई किसी तरह की कोई हो तो बता दो आप मुझे। तो ये कहने के लिए कुछ और है। मैं समझता हूं मजबूरी सुरेंद्र जी की भी और समाजवादी पार्टी वालों को भी, क्योंकि ये नहीं बोल सकते आज कहलवादी से मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कह देंगे प्रदेश में, या मैं उसका कैंडिडेट, वो कह रहे हैं कि कह देंगे। एक बार सुन लीजिए, फिर मैं करण आपके पास आ रहा हूं। एक बार जरा सुन लीजिए इनको, राजपूत जी को। जी, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारे यहां कोई भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सकता हूं। अब इनकी हिम्मत हो तो कहें कि नरेंद्र मोदी की जगह ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, किसी दूसरे का नाम भी ले लें। अगर इनकी हिम्मत है, हैसियत है और हौसला, मैंने तो कह दिया नरेंद्र मोदी की जगह ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री बनेगा। कौन प्रधानमंत्री पद का दूसरा दावेदार है नरेंद्र मोदी की जगह, ये लोग बता दें। और हम तो छाती ठोक करके कहते हैं, सुनिए, हम तो छाती ठोक, अरे बीच में मत बोलो, सुन लीजिए। अरे राकेश भाई ऐसे नहीं, ठीक है, बारी बारी से बोलिए, 30 सेकंड बोलिए, फिर मैं विजय भाई, आप तो भले आदमी हैं। हाँ नहीं ठीक है, सब भले हैं, बोलिए। हाँ बिल्कुल। और हम तो छाती ठोक के कहते हैं हम परिवारवादी हैं, और हमारा देश भी हमारा परिवार है, हमारा परिवार भी हमारा परिवार है। हम लोग रणवे तो है नहीं। हम तो जो रणवे लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि भाई हमारा परिवार नहीं है। ऐसी भाषा नहीं, बिल्कुल सांस्कृतिक शब्द है, पश्चिम उत्तर प्रदेश। ना ये सांस्कृतिक शब्द है, तो एक रीजन में कहा जाता होगा, पूरे देश में तो नहीं ना। ऑफिशियल शब्द है पश्चिम जी। तो भैया अगर रणवों की पार्टी हो तो हम कुछ नहीं कर सकते ना उसमें। आप लोग रहो, हम तो परिवारवादी हैं। हम तो राहुल जी को बनाएंगे प्रधानमंत्री, हम तो बनाएंगे अखिलेश जी को मुख्यमंत्री। विजय शर्मा, क्विक रिप्लाई। भाई आप लोगों के पास पता ही नहीं है कौन है। बताओ, अगर हिम्मत है तो मोदी जी की जगह कौन नाम ले दो। विजय शर्मा, आवाज कम आ रही है। विजय जी आवाज आ रही है, रिप्लाई करिए। अब आवाज नहीं आएगी इनको। अब विजय जी आवाज आ रही है? अब आवाज नहीं जी, अगर हिम्मत हो अब नाम ले दो। जी मेरे को आवाज आ रही है। सुरेंद्र जी सुनिए, देखिए
हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अरे मेरे यहाँ तो सारे प्रधानमंत्री ऐसे बने, वाजपेयी जी के परिवार से बता दीजिए कौन है वो प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी के आप बताइए चाय बेचते थे वो प्रधानमंत्री बन गए। वाजपेयी जी का परिवार ही नहीं था। नितिन नवीन जी को देख लीजिए, वाजपेयी जी का परिवार ही नहीं था। कौन है आपके नहीं आपने कभी देखा? अरे मोदी जी की जगह कौन प्रधानमंत्री है बताओ? मुख्यमंत्री बन सकते मोदी जी की जगह कौन प्रधानमंत्री को देख लीजिए, मोहन यादव जी को देख लीजिए, भजन लाल शर्मा जी बताओ, नाम बताओ। ये सारे नाम ऐसे परिवारों से जिनके परिवार में आगे पीछे कोई राजनीति में नहीं था। तो सुरेंद्र राजपूत जी, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला था। राकेश भाई विषयांतर। अच्छा एक मिनट जरा मैं करण वर्मा को लाता हूं यहाँ पर डिबेट में। करण वर्मा को लाता हूं डिबेट में। एक तो ईपी से कनेक्ट करिए विजय जी को, एक तो ईपी से कनेक्ट करिए, संभवतः फोन का स्पीकर ऑन है और बार बार आवाज इको कर रहा है, तो एक तो सही से कनेक्ट करिए ईयरफोन लगा के विजय जी को, इससे समस्या हो रही है बाकी लोगों को भी और दर्शकों को भी। लेकिन करण वर्मा, एक बहुत दिलचस्प बात है कि राजपूत जी ने कहा कि हम तो राहुल गांधी अखिलेश यादव को बनाएंगे, इन दोनों के अलावा कौन बनेगा ये कोई नहीं बता पाएगा। बीजेपी में तो फिर भी कम से कम तय है कि एमपी में क्या मोहन यादव आ जाएंगे, इधर नायब सिंह सैनी आ जाएंगे, ये कोई नहीं जानता था। देखिए राजपूत जी मुस्कुरा भी रहे हैं। राहुल गांधी की जगह कोई और प्रधानमंत्री बन जाएगा क्या कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर कह देगी? क्योंकि अभी तो कैंपेन ही चल रहा है राहुल गांधी के नाम से। नहीं राजपूत जी, ये आप कह रहे हैं, लेकिन कैंपेन ही राहुल गांधी के नाम से चल रहा है। तो अरे हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया, लाल बहादुर शास्त्री को बनाया, गुलजारी लाल नंदा को बनाया, हम लोगों ने पीवी नरसिम्हा राव को बनाया। ठीक है भाई क्यों नहीं आप बताते हो इस बात करण वर्मा, इतिहास में कम से कम व्हाट्सएप आप तो अच्छी यूनिवर्सिटी के पढ़े हो सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें कही। देखिए सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत सही बोला। भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया, उसके ऊपर एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल रख दी। संजय बारू ने किताब लिख के बताया एक्सीडेंटल पीएम, कैसे उस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सारे फरमान जारी होते थे, जिसकी हेड सोनिया गांधी जी थी। तो ये भी हमें पता है, पर उस चर्चा पे नहीं जाते हैं। राकेश जी, मैं जरा मुद्दे की बात करता हूं। हमारे मित्र अभी सपा से बहुत बोल रहे थे, मैं उनको जरा याद दिलाऊं। मैं शब्द दोहराना नहीं चाहता हूं मर्यादा रखते हुए, पर इन्हीं के एक महान प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी। उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में क्या टिप्पणी करी थी, मेरा ख्याल है सुरेंद्र राजपूत जी भी उसकी आलोचना ही करेंगे, वो भी उसके साथ खड़े नहीं होंगे। और उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई और उन्हें फिर कान पकड़ के माफी भी मांगनी पड़ी। मैं ये बता दूं, हमारे मित्र सपा से जो हैं, जिससे पहले वो लड़ने आ जाएं इस पे, उन्होंने अपनी गलती उस पे स्वीकार करी और माफी मांगी। और यही नहीं, माननीय अखिलेश जी ने भी जब उनसे एक पत्रकार सवाल पूछ रहा था, तब उनको पीडीए का जोश चढ़ा हुआ था, जिसमें वो पी को पिछड़ा बता रहे थे और दलित बता रहे थे और ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे थे उन दिनों। तब उन्होंने बोला, अरे मिश्रा जी, नाम तुम्हारा मिश्रा जी, ओ हो, शर्म नहीं आती है? इससे ज्यादा जाति सूचक कोई बात नहीं हो सकती थी। और मैं थोड़ा पीछे भी अगर चला जाऊं, जब कश्मीरी पंडित मार के काट के भगाए गए थे कश्मीर से, एक शब्द भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के मुंह से नहीं निकला था, एक शब्द भी नहीं। क्यों? क्योंकि ठीक उसी टाइम के आसपास ये वहां पे कार सेवक्स को मार रहे थे और बाद में इन्होंने बोला था 16 मार दिए थे, 30 भी मरवाने पड़ते तो मैं हिचक ना करता। तुम हिंदू मुस्लिम को लड़ाओगे, मैं राम और कृष्ण को आपस में लड़ा दूंगा। ये पार्लियामेंट से राम गोपाल यादव की अयोध्या मंदिर, राम मंदिर बेकार है, अरे मेरा मतलब नक्शा बेकार है। इस तरह की शब्दावली के बाद आप अचानक से पंडितों के हितैषी बन जाते हैं मनोज यादव जी, तो ये तो दोहरा मापदंड है ना, ये तो स्वीकारने वाली बात है। आज बोलिए साफ साफ कि भाई चुनाव देख रहे हैं, एक अच्छा वोट बैंक नजर आ रहा है, बीजेपी भी यूजीसी रिप्लाई करिए, मारते हैं, या तो बोलिए मौके पे चौका मारना चाह रहे हैं, साफ बोल दीजिए, अच्छी बात होगी। देखिए, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात, अरे रुक जाओ, बस हो गया, अरे रुक जाइए करण जी, ठीक है, वो नहीं बोल पा रहे, तो आपने भाजपा का पक्ष अच्छा रखा है, इसके लिए आपको बहुत बधाई। लेकिन मेरा सवाल है, पूछो योगी आदित्यनाथ से इसी डिबेट में कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में तो इतने इनकाउंटर कभी ना हुए, 28 ब्राह्मण। अच्छा एक मिनट मनोज जी मैं आपको रोकता हूं, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, कुछ बोल रहे हैं, एक बार जरा सुनवाइए। बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड, सो वुड यू लाइक टू से अ वर्ड? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया अहीर, मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था, बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं
कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ सर। आप खुद ही सोचिए उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। थैंक यू। एक सेकंड हेलो, इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। इनको पैलेट गन इंजरी हुई थी, ये थोड़ा आपको बताएंगे कि कहा जा रहा है कि पैलेट गन यूज नहीं की गई, ये आपको थोड़ा बताएंगे। मेरा नाम नूतन टोप्पो है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। और प्लेट गन मैं अपने आंखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया और मुझे पता अच्छी तरह से पता है मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है, बस मुझे ये पता है। पर जब देश में जंतर मंतर में 20 तारीख और जब अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होने का मौका मिले हम खड़ा होंगे जरूर। मैं फरहनाज उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मैं एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम जब 20 तारीख को जंतर मंतर पे एकदम पीसफुल होके प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे। इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। देन उसके बाद भी जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फरहनाज। पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या, मैंने कहा फरहनाज। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही है। तो सर अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते हैं। तो ये इन्होंने हमारे साथ किया। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है कि अरे ये लोग सिर्फ देशद्रोही पना करने गए थे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इस तरीके से करते रहोगे, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे। हम हक के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम भरत बानाइत है। मैं नागपुर से आया था जो जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट में मैं 20 जून से था, पर 20 जुलाई को हुआ वाकया तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफा मांगा था, उस इस्तीफे के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता की शायद हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा गोलियां चला दी होती, बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को। मुझे इस तरीके से लगता है क्योंकि हमने जो सहा है, मैंने खुद कई बच्चों को एम्बुलेंस में डाला जो ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने उनको डाला तो सामने जाके उनको रोका गया था। उनको रोकने के बाद उनको फिर जिनके सर पे लगी थी उनके पैर तोड़े गए और जिनके पैर टूटे थे उनके सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए। मतलब इस तरीके का वाकया हमने देखा और अभी तक जिंदगी में मैंने ये ऐसा दिन कभी मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा और ये मेरे जिंदगी का ब्लैक डे था और ये जिंदगी में किसी के नहीं आना चाहिए। इसलिए सबने एक साथ सब खड़े हुए। और तो ये राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, कई बच्चों को लेकर आए जिन बच्चों को चोट लगी थी जंतर मंतर पर, या फिर मुंबई की एक लड़की जो कि काफी वायरल हुई, जो पुलिस की गाड़ी के आगे आकर उन्होंने गाड़ी को रोका था। उन बच्चों को लेकर आए और उन बच्चों के मन में क्या है, राहुल गांधी ने पहले अपनी बात रखी उन बच्चों के जरिए। और 8 तारीख को प्रयागराज में कार्यक्रम भी है राहुल गांधी का अगला जो छात्रों की कूच कार्यक्रम है। उससे पहले बातचीत, मनोज भाई अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं अनिल भाई आपके पास आ रहा हूं। देखिए, करण वर्मा जी ने अपनी कथा सुना ली, मैं फैक्ट पे बात करूंगा और फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पे ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए हैं। मरने वालों की संख्या 28 से ज़्यादा है और जिनको गोलियां लगी उनकी तादाद कितनी है, ना तो कांग्रेस के रिज्यूम में, ना बहन जी के रिज्यूम में और ना ही समाजवादी पार्टी के रिज्यूम में इतने ब्राह्मणों को किसी सरकार ने अपराधी बनाया है। अब ये किसकी खुन्नस है, किसको हाथा नहीं भाता, ये अगर करण वर्मा को नहीं मालूम है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी क्या करे। आप निश्चित तौर पे इस बात से विचलित हो सकते हैं, हमारा राजनीतिक दल है। जितने कैबिनेट मंत्री हमारी सरकार में ब्राह्मण थे, जितने ताकतवर नेता थे, आज आपके पास है क्या? वो डिप्टी सीएम डीसीएम साहब दिन भर घूमते तो हैं, एक ट्रांसफर नहीं करा सकते। हमारे राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा
कि हमारी बात डीजीपी और प्रमुख सचिव सुन लेता था, तुम्हारे तो ट्रांसफर की फाइल ऐसे वापस कर दी गई, काहे के डिप्टी सीएमओ। बात अधिकार की है, ठीक है मनोज भाई, ब्राह्मण थोड़ा सा समय राहुल गांधी की पीसी में चला गया। मैं जल्दी से जानना चाहता हूं कर्नल वर्मा, एक क्विक रिप्लाई, फिर मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूं मनोज जी से, क्या इनकाउंटर से पहले जात चेक होनी चाहिए कि इस जात के हो, यहां समीकरण गड़बड़ा रहा है इसलिए इनकाउंटर नहीं करना चाहिए? कैसी बात कर रहे हैं भैया? एक अपराधी अगर पुलिस के ऊपर फायर करता है तब होता है, ना कि देखा जाता है ये ब्राह्मण है कि ये यादव है कि माइनॉरिटी है। ऐसा समीकरण आप बिठा रहे हैं यहां पर। ये मुजफ्फरनगर दंगों में मुआवजा केवल मुस्लिम को देना चाहते थे, वो होता है पक्षपात। हमसे क्या कहते थे हमारी सरकार थी कि यादव अपराधी है, कहते थे यादव अपराधी है, इनकाउंटर सबसे ज्यादा अगर कोई यादव का हो जाए तो यादव विरोधी है, अगर पंडित का हो जाए पंडित विरोधी है, मुस्लिम का हो जाए माइनॉरिटी विरोधी है। मुख्यमंत्री जी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं मनोज जी? मुख्यमंत्री जी की खुन्नस नहीं पता है। चलिए अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं 1 मिनट मनोज भाई, एक तो मैं एनकाउंटर पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। कभी आप जो है ब्राह्मण लेकर आते हैं, कभी आप यादव लेकर आते हैं। इस जाति वाला है तो हाफ एनकाउंटर कर दिया, उस वाला जाति वाला है तो फुल एनकाउंटर कर दिया। फिर पीडीए की परिभाषा सर एक थ्योरी लेकर आई, उस पर टिके रहिए, वरना बार बार बदलेंगे स्टैंड तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। मैं एक सवाल अनिल जी आपसे, आप तो यूपी के प्रभारी भी हैं। कोई स्टैंड नहीं बदला है, कोई स्टैंड नहीं बदला। ठीक है, ये भी आपकी थ्योरी है, आपकी थ्योरी है, वो जनता तय करेगी 27 में कि आप स्टैंड बदल रहे थे या आपका स्टैंड बार बार बदलना वो ठीक था, वो जनता तय कर लेगी। ठीक है अनिल भाई, आप तो यूपी के प्रभारी भी अपनी पार्टी के, ये परिभाषा बदलने के खेल में आप लोग कहां हैं? पहली बातचीत। और दूसरा मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, डिलिमिटेशन पर भी बहुत कुछ चल रहा है, 3 दिन के विशेष सत्र की भी बातचीत। हेलो, बोलिए। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी का स्पष्ट ये कहना है कि हमारा आम आदमी पार्टी का ये स्पष्ट कहना है, हम किसी खेल में शामिल नहीं है, हम वास्तविक परिस्थितियों का मूल्यांकन करके राजनीति करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक। हमारा देखिए उत्तर प्रदेश में उतना अभी शय नहीं है, हम बहुत ही शुरुआती छोटे दल के रूप में है, काम कर रहे हैं और सर्व समाज को लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं राकेश भाई एक बात पूछना चाहता हूं, अगर कोई दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भाजपा ही क्यों ना हो या हम लोग हैं, अगर उन्हें लगता है कि अगर जिस समाज को हमने कभी आगे नहीं बढ़ाया है और अब उसे बढ़ाना चाहिए, आप बार बार कह रहे हैं ना कि ब्राह्मणों को लेकर के हेत दृष्टि थी समाजवादी पार्टी की, तो जनेश्वर मिश्रा से बड़ा ब्राह्मण नेता कौन रहा है? मैं प्रवक्ता नहीं हूं समाजवादी पार्टी का, लेकिन मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में कई बार एमएलए रहा हूं, अब मैं आम आदमी पार्टी के अंदर हूं। मुझे इस बात का स्पष्ट जानकारी है कि इस समय बहुत बड़ा ओबीसी के पार्टी बनने के चक्कर में इन लोगों ने किस प्रकार से ब्राह्मणों पर, अन्य जातियों पर जो इनके साथ परंपरागत वोट रहा है उसके साथ किस प्रकार से अत्याचार किया है। चलिए खैर ये भी छोड़ दीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं, बार बार ये हमारा आरोप लगा, जैसे आपने कहा कि आपकी परिवार की पार्टी है, कांग्रेस की परिवार की पार्टी है। भाई हमारी आम आदमी पार्टी तो एक व्यक्ति के करिश्माई व्यक्तित्व के हिसाब से है। अरविंद केजरीवाल जी ने खड़ा किया इसको और हम चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी सर्व समाज को लेकर के चलते हैं। मैं जाति का ब्राह्मण हूं, मेरे साथ तो कोई भेद नहीं हुआ और मैं सर्व समाज को लेकर के चलने का प्रयास करता हूं। ना हमें कभी कहा गया और हम भर करके खूब मुस्लिम अभी तो अब सुनिए अनिल भाई, अगर ब्राह्मण पर ही डिबेट करनी है, कौन कौन से ब्राह्मण आपकी पार्टी छोड़कर चले गए कहिए तो उसकी लिस्ट निकाल देता हूं, और फिर वो क्यों छोड़कर चले गए? तो आप लोग खेलते रहिए जाति जाति वाला। अच्छा विजय भाई एक क्विक रिप्लाई, आपने इशारा किया था, फिर मैं राजपूत जी के पास। मेरा ये मैं नहीं बना रहा हूं, आपने बनाया कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं इस पार्टी में आया, मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। ये बात आपने कही अनिल जी, मैंने नहीं कही, मैंने नहीं कही, ये बात आपने कही, इसलिए मैं इस बात को कह रहा था। विजय शर्मा जी, हाँ ठीक है, वो सब कहते हैं, कौन कह रहा है कि भेदभाव करता है? यहां पर कांग्रेस सपा भी कह रही है क्या कि हमारी पार्टी में फला जाति के साथ भेदभाव होता है? अजीब बात है, कौन कहता है भाई भेदभाव होता है? कोई, मैं तो कह रहा हूं सपा में पांडे जी हैं, मंत्री रहे। अच्छा रुकिए राकेश जी सुनिए, देखिए कितने लंबे चौड़े भाषण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कैसे लंबे चौड़े भाषण जा रहे थे। आपको याद होगी, आपके पास भी एक फोटो होगा, जो अपराधी था उसके कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी। बताइए आप मुझे, ये अंसारी के वहां फातिमा पढ़ने जाते हैं उसकी कब्र पे, मुख्तार अंसारी की कब्र पे, ये बदमाशों की भी, अपराधियों की भी क्या देखते हैं? जाति देखते हैं। अरे वो दुबे जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी था, थाने में एक मंत्री की हत्या कर दी थी, ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा? आप बताओ, आप इसको दंगा प्रदेश बनाना चाहते हो? आपने देखा होगा,
दल में तो कोशी में देखा होगा, विषयांतर नहीं होने का, ठीक है, विषयांतर नहीं होने का है, विषयांतर नहीं होने का है। एक मिनट 30 सेकंड, करण वर्मा आप भी कुछ कह रहे थे इस पर, क्योंकि एक मुद्दा एक अलग है, आप कुछ कहना चाह रहे थे। राकेश कल गए थे, का सबसे बड़ा, मनोज जी रुक जाइए प्लीज। बीजेपी का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि उनके पास ऐसा विपक्ष है। इनमें से किसी ने बीजेपी से नहीं पूछा कि आप यूजीसी क्यों लेके आए, करनी सेना पे क्यों लाठीचार्ज कर दिया, क्यों मोहन यादव वहां एफिडेविट डाल के कह रहे हैं 73% तक मुझे रिजर्वेशन करना है। इस पे बीजेपी को घेरने की इंटेलेक्चुअल शक्ति खत्म हो चुकी है विपक्ष पे। पर मैं बोल रहा हूं विजय जी से, विजय जी सतर्क हो जाइए, इनको आप अपना वोट बैंक एक बंधुआ मजदूर मत समझ लीजिएगा। आप लोग भी जिस तरह से यूजीसी लाए, जिस तरह से आपने कहा रहे हम SC ST एक्ट को और तगड़ा कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जाके, वो आपकी भी कुछ गलतियां हैं, इससे आपसे भी जनरल वर्ग नाराज है। इस पे आप भी मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं जो आपने नसीहत दे दी कि विजय जी जो बाकीपुर से रिएक्शंस आए हैं, उन रिएक्शंस में वही बात है जो करण वर्मा कह रहे हैं। बिल्कुल यूजीसी में जो कुछ हुआ उसको लेकर विरोध है वहां पर लोगों का, बहुत सारी बाइट्स इसको लेकर है। लेकिन मैं राजपूत जी के पास जाता हूं, जरा राहुल गांधी की तस्वीर भी डाल दीजिएगा जो अभी पीसी चल रही थी। बड़ा अच्छा लगा बच्चों को लेकर आए राहुल गांधी, जिनको चोट आई, जिनको पैलेट्स लगे, राजपूत जी। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि फिर रांची के छात्रों को क्यों भूल गए? छात्रों की गूंज एक रांची में भी क्यों नहीं होनी चाहिए, उसी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम? बिल्कुल बिल्कुल होगी, उसमें भी होगी। और रांची में जो हमने किया, मैं आपको 4 लाइनों में बता देता हूं। जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा हो चुका है। एल ख्यानते से लगातार सीआईडी की पूछताछ जारी है। उनके क्या नाम, उनके डिप्टी एग्जामिनर से कंट्रोलर गिरफ्तार है। टीडीपीएल का जो अधिकारी है वो गिरफ्तार है। और हम जयपाल सिंह स्टेडियम में हमारी अपनी सरकार होते हुए भी छात्रों के ऊपर लाठी नहीं चला रहे, खाना बांट रहे हैं, पानी पिला रहे हैं उनको। उनकी बातें सुनने के लिए पूरी कांग्रेस वहां बैठी हुई है। हमने कभी उनसे ना उनके ऊपर गोली चलाई, ना पैलेट गन चलाई, ना लाठी चलाई। और आज बारिश हो गई है वहां पर, अपने संवाददाता को भेजिए, वहां पर जो तंबू तानने का, आंदोलन के ऊपर तंबू तानने का काम झारखंड की सरकार कर रही है। आप समझिए ये दोनों, ये अंतर है। हम अपने प्रतिरोध में आए हुए लोगों को सम्मान दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, बैठ रहे हैं उनके साथ, समझ रहे हैं, उनके ऊपर ना लाठी चला रहे हैं, ना पैलेट गन चला रहे हैं। और रही बात, आपको बड़ी जल्दी छात्रों की गूंज रांची में भी सुनाई देगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, रांची में हो रही है तो बिल्कुल ये स्वागत करने वाली बातचीत होगी राजपूत जी। लेकिन झारखंड में आप लोग तो सरकार के साथ हैं, घटक दल में है, बोलूंगा घटक दल में है। अब तो लेकिन मत कहिए। नहीं, लेकिन इसलिए कि घटक दल में है। खाना बनाने, खाना पहुंचाने से पहले समस्या का समाधान पहुंचाना था, कि खाना पहुंचाने की नौबत ही नहीं पड़ती। और रही बात आपने बल प्रयोग की, बल प्रयोग तो यहां पर भी बहुत दिन तक नहीं हुआ, वो मार्च के दिन हुआ। अब विधानसभा मार्च अगर होता है और उस दौरान अगर बल प्रयोग नहीं होगा तो मैं आपकी तारीफ करूंगा कि विधानसभा का घेराव करने दिया और बल प्रयोग नहीं हुआ। राकेश जी अब एक बड़ा पुराना सा एक शेर था, कहते हैं कि मलाल ये नहीं कि जहालत तख्त पर बैठी है, मलाल ये नहीं कि जहालत तख्त पर बैठी है, हैरत ये है कि इल्म उसके जूते उठाए जा रहा है। मैं आपसे एक खाली इतनी सी बात कह रहा हूं भाई साहब, आप राकेश जी, आप तो बड़े सम्मानित पत्रकार हैं देश के, दुनिया के। आज की डेट में हम संवाद कर रहे हैं। ठीक। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से विवाद, हमने उनको पाकिस्तानी नहीं कहा, हमने उनको खालिस्तानी नहीं कहा, हमने उनको अफगानिस्तानी नहीं कहा, आतंकवादी नहीं कहा हमने उनको। हमने जिस तरीके की बात सोनम वांगचुक से लेकर के और छात्रों के आंदोलन को कही गई, हमने उनसे ये सब नहीं कहा। हमारे मुख्यमंत्री जो है, ठीक है, इंतजार करते हैं राजपूत जी, इंतजार करते हैं। ये समय बताएगा कि रांची में छात्रों की गूंज कब होती है, क्या समाधान निकलता है, क्या बिना बल प्रयोग के कोई समाधान हो जाता है। वक्त इतना ही है, विजय जी और करण वर्मा नहीं आ पाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।